नमस्कार दोस्तों, वन वर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर का ये टॉपिक है। टॉपिक का नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? शोध शोध का, रिसर्च का अर्थ, रिसर्च के कितने प्रकार होते हैं, रिसर्च की विशेषताएं क्या है, प्रत्यक्षवाद क्या है और उत्तर प्रत्यक्षवाद क्या होता है। ठीक है, इसके आगे शोध की पद्धतियाँ, मेथड ऑफ रिसर्च, प्रैक्टिकल होता है, विवरणात्मक होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, हिस्टोरिकल होता है, क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, शोध के प्रकार पढ़ेंगे हम। शोध प्रबंधन एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट और इनके संदर्भ की शैली को हम इसमें पढ़ेंगे। शोध में आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग पढ़ेंगे और शोध में नैतिकता का क्या रोल होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, शोध क्या होता है? शोध क्या होता है? सबसे पहले सरल भाषा के ज्ञान के विस्तार को हम क्या कहते हैं? कहने का मतलब ये होता है कि कोई जो सरल भाषा में या फिर सरल भाषा के ज्ञान को हम विस्तार में रखते हैं, उसको क्या कहते हैं? शोध करते हैं। शोध का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? समस्या का निवारण करना। हम रिसर्च कब करते हैं? रिसर्च जब करते हैं या तो कोई हमें नई चीज़ जाननी हो या फिर हमारे सामने इस तरीके की समस्या आ गई हो जिसको समस्या का समाधान करना असंभव हो गया हो और उसके लिए हमें नई चीज़ या प्राइमरी फैक्टर की या फिर प्राइमरी फैक्ट की ज़रूरत हो, उसके लिए हम शोध या रिसर्च स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अनुसंधान की परिभाषा, रिसर्च की परिभाषा क्या होती है? रिसर्च दो शब्दों से बना होता है, री और सर्च। री का मतलब होता है पुनः या फिर से, सर्च का मतलब होता है खोज। मतलब ये होता है कि फिर से खोज करना। ठीक है, किसी भी तथ्य या फिर वस्तु या फिर तथ्यों के बारे में क्या करना? फिर से खोज करना। सही तथ्य प्राप्त करने के लिए अन्वेषण की जरूरत होती है। ठीक है, सही फैक्ट फैक्ट की जानकारी के लिए हमें क्या होता है? रिसर्च की जरूरत होती है। एडवांस लर्निंग डिक्शनरी ने इसको किस तरीके से परिभाषित किया है? अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए एक सावधानीपूर्ण जांच है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी करके मतलब उसमें कोई निश्चित प्रक्रिया या फिर फेज की पालना नहीं करते हुए अगर हम रिसर्च करते हैं तो वो रिसर्च नहीं माना जाता अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्निंग डिक्शनरी के। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी है वो JW क्रेसवॉल ने दी है। किसने? JW क्रेसवॉल ने। इन्होंने बताया कि अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करने एवं उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया। क्या बताया है कि किसी भी विषय के बारे में हमें पहले क्या करना? एक इंफॉर्मेशन एकत्रित करना और फिर उनका एनालिसिस करना या फिर विश्लेषण करना। इसी प्रक्रिया को क्या कहा गया है? JW क्रेसवेल ने रिसर्च कहा है। रिसर्च क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक होता है, उसका कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, उसका कुछ उद्देश्य होता है। रिसर्च में वैज्ञानिक पद्धति होती है। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है? एक तो हमें फैक्ट की व्याख्या करना होता है, क्लासिफिकेशन करना होता है और व्यवस्थित अवलोकन करना होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक पद्धति। दार्शनिक चक्र के अवयव कौन कौन से होते हैं?
ठीक है। दार्शनिक चक्र में विस्मय की भावना होती है, मीमांसा होती है, चिंतन होता है, तटस्थता होती है। ठीक है, मतलब विस्मय मतलब विचार विमर्श करने की भावना होती है, ज्ञान होता है, सोचना समझना होता है, और कॉन्स्टेंटिलिटी होती है उसमें। ठीक है। तत्व मीमांसा क्या होती है? तत्व मीमांसा क्या होता है? इसको इंग्लिश में मेटाफिजिक्स कहते हैं। सत्य के स्वरूप की खोज करना ही तत्व मीमांसा कहलाता है। अब सत्य में क्या क्या बात है? अस्तित्व क्या होता है, समय क्या है, और स्थान क्या होता है, इसकी जानकारी या फिर इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? तत्व मीमांसा में, मेटाफिजिक्स में। ज्ञान मीमांसा नेक्स्ट आता है, ज्ञान मीमांसा। इसको बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। इस शब्द का प्रयोग किसने दिया है? फ्रेडरिक फेरिर ने। ठीक है। ज्ञान मीमांसा का मतलब क्या होता है? ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान से या फिर ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? ज्ञान की प्रकृति क्या हो सकती है? ज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? और ज्ञान की विधियाँ क्या होती है? ये हम किस में पढ़ते हैं? ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी में। ज्ञान प्राप्ति के मार्ग क्या होते हैं रिसर्च में? एक तो होता है तर्कवाद। ठीक है, मतलब लॉजिक और एनालिसिस से। ठीक है, एनालिसिस से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। दूसरा होता है अनुभववाद, मतलब एक्सपेरिमेंट से। ठीक है। तर्कवाद में क्या होता है? मस्तिष्क का इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। ठीक है, मतलब मस्तिष्क जो कहेगा वही हमारे इंद्रियां, मतलब हाथ, पैर, आंखें, नाक, मुंह और कान होते हैं। ठीक है, मतलब जो शरीर के जो बाह्य अंग होते हैं वो क्या होते हैं? इंद्रियां होती है। ठीक है, इनके ऊपर मस्तिष्क का क्या होता है? मस्तिष्क ये बोलता है कि हाथ को ये करना है, कान को ये करना है, मुंह को ये करना है। तो इसमें तर्कवाद में ये होता है कि मुंह तभी बोलेगा जब मस्तिष्क कहेगा। ठीक है, अनुभव से पहले की स्टेज होती है, और ये डिडक्टिव होता है। ठीक है, डिडक्टिव और इंडक्टिव को हम बाद में पढ़ेंगे। अनुभववाद में क्या होता है? इंद्रियों को मस्तिष्क के ऊपर रखा है। ठीक है, इसमें तो क्या था? मस्तिष्क कमांड कर रहा था। अब इसमें क्या क्या हो रहा है? इंद्रिया कमांड कर रही है। जैसे मुंह को अगर खाना हो, ठीक है, तो वो हाथ हाथ उसको क्या करेगा? मुंह तक लेके जाएगा। इसमें मस्तिष्क नलीफाई होता है। ठीक है, इसमें जो सक्रिय होती है क्या होती है? इंद्रिया होती है। ये इंडिक्टिव होता है, आगमनात्मक होती है ये अप्रोच। इंद्रियों द्वारा प्राप्त कच्चे आंकड़े मस्तिष्क तक भेजते हैं। ठीक है, ये होता है अनुभववाद। अनुसंधान रूप निदर्शन क्या चीज होती है? ठीक है, अनुसंधान रूप निदर्शन क्या होता है? मतलब रिसर्च पैराडिम क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रत्यक्षवादी रूप निदर्शन और व्याख्यात्मक रूप निदर्शन। अनुसंधान रूप निदर्शन में प्राकृतिक विज्ञान जैसे कि भौतिक, रसायन आदि एवं सामाजिक विज्ञान जैसे इतिहास, समाजशास्त्र आदि की अनुसंधान प्रक्रियाओं में अंतर होता है। ठीक है, जिनका अध्ययन हम इनमें करते हैं। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रत्यक्षवादी पैराडिम, और दूसरा होता है इंटरप्रेटिविस्ट पैराडिम होता है। ठीक है, पॉजिटिव पैराडिम में क्या होता है? इसके फोकस में क्या होता है? फैक्ट, तथ्य इसके फोकस में होता है, और इसके फोकस में होता है अर्थ या फिर मतलब। ठीक है, या फिर सार। लुक फॉर कैजुअलिटी एंड फंडामेंटल लॉज। ये किसके बारे में बात करता है? ये कैजुअलिटीज
और फंडामेंटल जो आधारभूत जो नियम होते हैं, जो शुरुआत की जो चीजें होती है उसके बारे में ये बात करता है। इंटर इंटरप्रिटिविस्ट किसकी बात करता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, ये करता है प्रोसेस की कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये बात नहीं कर, ये बात करता है, ये परिणाम की बात करता है, ये करता है प्रोसेस की कि अभी क्या चल रहा है, ठीक है। रिड्यूस फिनोमिना टू सिंपलेस्ट एलिमेंट, ये अवधारणा को क्या करता है, एक कॉन्सेप्ट होता है उसको समझाने की, सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता है। ये क्या करता है, लुक एट द टोटलिटी ऑफ ईच सिचुएशन, और ये क्या करता है, इस प्रोसेस की जो प्रोसेस में जो जो भी प्रक्रिया होती है, जो जो भी डायमेंशन आते हैं, जो जो भी तत्व होते हैं, उनका क्या करता है, डायग्नोसिस करता है, ठीक है। फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड टेस्ट देम, ये क्या करता है, एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना, परिधारणा निर्धारित करता है, उनका टेस्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, डेवलप आइडिया थ्रू इंडक्शन फ्रॉम द डेटा। अब ये क्या करता है, ये तो प्रोसेस है, ये क्या करता है, एक प्रोसेसिंग करता है और उसी आइडियाज और डेटा से और एक नया कंसेप्ट लेके आता है इसमें, ठीक है। ऑपरेशनलाइज कंसेप्ट सो दे सो दैट दे कैन बी मेजर्ड, किसी भी कंसेप्ट को क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उनको खोलते हैं, उनके तथ्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनको समझते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनका क्या प्रभाव है, इसका क्या परिणाम है, और इसके होने से किस चीज़ को की प्रभावित होती है, ठीक है। यूज मल्टीपल मेथड टू एस्टेब्लिश डिफरेंट व्यूज ऑफ फिनोमिना, ये इसमें क्या होता है, प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है, मल्टीपल मेथड को यूज किया जाता है डिफरेंट व्यूज ऑफ फिनोमेना को समझने के लिए। अवधारणा के जो अनेक व्यू है, जो देखने का नजरिया है, उनको अनेक तरीकों से क्या करते हैं, मेजर किया जाता है। टेक लार्ज सैंपल, एक बड़ा सैंपल इसमें लिया जाता है, और इनमें जो इंटरप्रेटिविस्ट पैराडिम है उसमें स्मॉल सैंपल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है डेप्थ ओवर टाइम, ठीक है, और समय के डेप्थ तक उसके जाते हैं, इसमें छोटे छोटे सैंपल्स लेते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके अंत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद शोध के उपागम कौन कौन से हैं, ठीक है। प्रत्यक्षवाद क्या होता है, स्थापना इसकी की है किन्होंने, अगस्त काम्पटे ने, जो तत्पश्चात फ्रांसिस बेकर ने इसके बारे में कहा है। उसके बाद में काम किया जॉन लॉक ने, और उसके बाद में आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। उनके काम्टे के जो समकालीन विचारक तो होते हैं मोर्टिस लिक, अर्नेस्ट मच और रुडोल्फ लैब। प्रत्यक्षवाद होता क्या है, ठीक है, इसमें सीधा सीधा हम सीधी परिभाषा में समझे कि जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या फिर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश होती है, वो अवलोकन से या फिर ऑब्जर्वेशन से होती है। जैसे कि मेरे सामने अगर ये माउस पड़ा है, ठीक है, ये माउस क्या काम करता है, ये किससे चलता है, ये कहाँ से आया है, ये सब चीज़ें माइंड में आना, ये किस तरीके से काम करता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, इनके तथ्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, देख के मतलब अवलोकन के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, किसी चीज को सूंघ के, किसी चीज को सूंघ के हम क्या करते हैं, तथ्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये क्या हुआ, प्रत्यक्षवाद, मतलब पॉजिटिव विस्ट पैराडिम होता है, ठीक है, पॉजिटिविस्ट पैराडिम होता है। इसमें अगस्ट काम्टे की बुक है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, पहली बुक है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। दूसरी है एलिमेंट्री ट्रीटीज ऑन एनालिटिक ज्योमेट्री।
थर्ड है द फिलोसॉफिकल ट्रीटी ऑन पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी, ये 1844 में इसकी रचना की है, क्रिएशन की है। द डिस्कशन ऑन द पॉजिटिव स्पिरिट, ये चौथी बुक है काम्टे की। काम्टे ने पॉजिटिविज्म को 3 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला जीववाद, दूसरा बहुदेववाद, तीसरा एकेश्वरवाद, ठीक है। तीसरा एकेश्वरवाद। इनमें इन्होंने क्या कहा है, काम्टे मानवीय मानवीय जीवन की प्रत्येक विषय शाखा को अपनी प्रौढ़ावस्था तक पहुंचाने के लिए 3 सोपान दिए, ठीक है। जो मानवीय जो ज्ञान है उसकी प्रत्येक शाखा, मतलब जैसे कि कुछ भी हो सकता है ज्ञान, ठीक है। जानना हो सकता है, मूल्य हो सकते हैं, सत्यनिष्ठा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैज्ञानिक पद्धति हो सकती है, जितनी भी शाखा है अपने जो लास्ट तक स्टेज होती है उस तक पहुंचाने के लिए उसने 3 स्टेज बताए, ठीक है। पहला है मिथ्यापूर्ण अवस्था, दूसरा होता है अधिभौतिक अवस्था, तीसरा है वैज्ञानिक प्रत्यक्षवादी अवस्था। इसमें इसके बाद में पॉजिटिविस्ट का काम कौन करता है, बेकन संभालता है। बेकन ने क्या प्रस्तावित दिया है कि दार्शनिकों को प्रकृति की सीमाओं से परे भटकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब दार्शनिकों को क्या करना चाहिए, उसको नेचर के अंदर ही रह के काम करना चाहिए, ठीक है। अपनी सीमाओं को बचाना चाहिए और प्रकृति के परे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके अनुसार उन्होंने क्या क्या सॉरी इसके बाद में कौन आता है, सेंट साइमन। सेंट साइमन ने अपने विज्ञान में अपने विज्ञान में उन्होंने क्या कहा है, मनु, मनुष्य के विज्ञान पर सकारात्मक शब्द को लागू किया जो उन तथ्यों पर आधारित थे जिन्हें देखा और विश्लेषण किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मनुष्य का जो विज्ञान है, मानव जो साइंटिफिकेशन है, उसको सकारात्मक शब्दों में लागू किया। कहने का मतलब ये है कि उन तथ्यों पर आधारित थे, वो जो चीजें थी, वो जो कंसेप्ट है, वो जो अवधारणाएं थी मनुष्य से लेकर, उन्हीं को ही माना है जिसको हम देख और विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्रत्यक्षवाद हमें हमें प्रत्यक्षवाद क्या लगता है, एक्सटर्नलिज्म पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। इसीलिए क्या करता है, ये बाह्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट आता है प्रत्यक्षवाद पर आधारित 5 मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला है विज्ञानों में जांच के तर्क में कोई अंतर नहीं है, व्याख्या करना और भविष्य करने का प्रयास करना चाहिए। प्रत्यक्षवाद पर आधारित 5 मुख्य सिद्धांत है, ठीक है। यहाँ प्रेरक तर्क मुख्य दृष्टिकोण और परिकल्पना को प्रक्रिया के दौरान परीक्षण किया जाता है, ठीक है। सामान्य ज्ञान को विज्ञान से अलग किया जाता है कि शोध निष्कर्ष को पूर्वाग्रह करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मतलब हम जो कंक्लूजन में निकलते हैं उसमें क्या नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम पहले इससे क्या होता है, अगर हम सब पहले क्या कर लेते हैं, अगर पूर्वाग्रह या फिर अपने मस्तिष्क में क्या कर लेते हैं, कुछ चीज पहले से बिठा लेते हैं, ठीक है। डिसाइड निर्णय कर लेते हैं कि ये तो होना ही चाहिए। इससे क्या होता है, शोध प्रभावित होता है हमारा, हम उसके डायमेंशंस, आयाम, तथ्य, फैक्ट
और वैज्ञानिक जो पद्धति है उससे बाहर जाके हम नहीं सोच पाते। हम एक लीनियर वे में ही अगर हम पूर्वाग्रह डिसाइड कर लेते हैं, अगर हमारे मन में पूर्वाग्रह आ जाता है तो हम एक लाइन से बाहर जाके नहीं सोच पाते। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा है, जो शोध का जो कंक्लूजन होता है उसमें पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। विज्ञान को उन्होंने मूल्य मुक्त माना है। विज्ञान क्या है, प्रत्यक्षवाद में उन्होंने कहा है कि विज्ञान में वैल्यूज नहीं है। ठीक है, विज्ञान सिर्फ फैक्ट पे बातें करती है, ये प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रत्यक्षवाद से संबंधित अन्य पहलू जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला होता है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी क्या है, पहला ओंटोलॉजी, ये क्या होती है, सामाजिक वास्तविकता प्रकृति होती है। ठीक है, सामाजिक वास्तविकता प्रकृति, इसमें वास्तविक, बाहरी, स्वतंत्र, एक सच्ची वास्तविक, कर्णमय और कर्णमय वस्तुएं आदेशित होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये ओंटोलॉजी में होता है, सामाजिक वास्तविक प्रकृति होती है। ठीक है, ओंटोलॉजी में समाज के जो वास्तविकता होती है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे बाहरी चीज़ें क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, वास्तविकता, सार्वभौमिकता क्या चीज़ होती है, और जो हमें आदेशित करने वाली जो चीज़ें होती है वो क्या होती है। ठीक है, दूसरा आता है एपिस्टेमोलॉजी। ठीक है, इसमें ज्ञान प्राप्ति का ढंग या पद्धति है। ये एक इस तरीके की क्या है, ज्ञान प्राप्त करने की एक मेथड है जिसमें हम वैज्ञानिक पद्धति, अवलोकन योग्य और औसत दर्जे के तथ्य कानून के तरह सामान्यीकरण करना, संख्याओं पर ध्यान देना और स्पष्टीकरण के रूप में योगदान देना, ये एपिस्टोलॉजी में हम पढ़ते हैं। थर्ड आता है एशियोलॉजी। एक्शियोलॉजी क्या होती है, ये नैतिकता और मूल्य प्रणाली से संबंधित होती है। इसमें क्या होता है, एक्सियोलॉजी में नैतिकता होती है। ठीक है, मूल्य मुक्त शोध होता है। इसमें शोधकर्ता का पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, यानी जो शोधकर्ता होता है वो क्या होता है, तटस्थ और स्वतंत्र होता है। ठीक है, कार्य प्रणाली या शोध प्रकृति क्या होती है, ये एक ऐसा मॉडल है, कार्य प्रणाली और शोध पद्धति में क्या होता है, ये एक ऐसा मॉडल है जो हमें कुछ प्रश्न पूछने हैं और व्यवस्थित जांच के लिए उचित दृष्टिकोण का उपयोग करने की ओर ले जाता है। ठीक है, हमें दुनिया का अध्ययन कैसे करना चाहिए, हमें इस मेथोडोलॉजी में अध्ययन करने को मिलता है। नेक्स्ट आता है हमें प्रत्यक्षवाद। विज्ञान की प्रत्यक्षवाद पर क्या होता है, विज्ञान के निम्नलिखित पहलू पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला होता है डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म में क्या होता है कि संबंधों का कारण और प्रभाव। ठीक है, संबंधों का कारण और प्रभाव कैसे होता है। दूसरा आता है मैकेनिस्टिक। इसमें क्या होता है, शोधकर्ता विशिष्ट अनुसंधान विधियों के आवेदन के माध्यम से सिद्ध या अव्यवस्थित होने के लिए परिकल्पना विकसित करता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि शोधकर्ता, रिसर्चर होता है, वो विशिष्ट अनुसंधान, स्पेसिफिक रिसर्च जो मेथोडोलॉजी होती है उसके एप्लीकेशन के माध्यम से सिद्ध कर पाते हैं। ठीक है, जैसे मशीन, कई सारी ऐसी टेक्निक हो गई, उनके माध्यम से ही वो रिसर्च कर पाते हैं। विज्ञान विधियों का उपयोग, इसमें क्या होता है, ऐसे मॉडल का चयन किया जाता है उस जैसे माप, एनालिसिस और कंसेप्ट के बारे में निष्कर्ष तक पहुंचना सरल हो जाता है इससे। ठीक है, अनुभववाद एम्पिरिसिज्म से क्या कैसे संबंधित है ये, ठीक है, विज्ञान का मूल्यांकन उद्देश्य की तुलना के रूप में किया जाता है। विज्ञान का मूल्यांकन हम कैसे करते हैं
कि अगर हम जहाँ पे भी वैज्ञानिक पद्धति या फिर विज्ञान को यूज में लेते हैं तो हमें सीधे सीधे इस निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य, इसका कुछ ना कुछ पर्पज है, या फिर इसका जो कंक्लूजन है वो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। प्रत्यक्षवाद की क्या सीमाएं होती है, लिमिटेशन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यक्षवाद की सीमाएं। ठीक है, द limitations of positivism। पहला है ये ज्ञान के एक वैध जो स्रोत के रूप में अनुभव पर निर्भर करती है। ठीक है, एक जो ज्ञान के वैध मतलब एक लीगल जो सोर्स होता है, लीगल सोर्स के रूप में एक्सपेरिमेंट या फिर एक्सपीरियंस पर डिपेंडेंस होता है। ठीक है, ज्ञान के एक वैध स्रोत के रूप में अनुभव पर निर्भर करती है। ठीक है, ये पहली लिमिटेशन होता है। सेकंड लिमिटेशन है प्रत्यक्षवाद क्या ये मानता है कि सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच संबंधों के कार्यों की एक निश्चित भिन्नता के रूप में माना गया है। ठीक है, सभी प्रकार की जो प्रक्रियाओं को व्यक्तियों के बीच संबंधों के कार्यों की एक निश्चित भिन्नता के रूप में इसको माना गया है। ठीक है, थर्ड लिमिटेशन होती है, ऊपर कर लेता हूँ। थर्ड जो लिमिटेशन है है इसमें जो बिजनेस स्टडीज होती है, जो व्यवसायिक जो शोध होता है, जैसे अध्ययनों में प्रत्यक्षवाद को अपनाने पर इसकी आलोचना भी की जा सकती है। ठीक है, हम जैसे बिजनेस स्टडी होती है, रिसर्च या फिर व्यावसायिक शोध में अगर हम क्या करते हैं, प्रत्यक्षवाद के कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, नलीफाई होता है। ठीक है, नगण्य या फिर यहाँ पे इसकी आलोचना होती है। ठीक है, क्यों आलोचना होती है, क्योंकि बिजनेस रिसर्च क्या होता है, एक टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। इसमें गहनता और विज्ञानता की जरूरत होती है। ठीक है, साइंटिफिक विज्ञानता या फिर वैज्ञानिक विधियों की जरूरत होती है। ठीक है, इसको हम प्रत्यक्ष या फिर इंद्रियों के माध्यम से हम इसकी व्याख्या या फिर अध्ययन नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्थ है, कभी कभी क्या होता है कि
प्रत्यक्षवाद तत्व मीमांसा की अस्वीकृति होती है। ठीक है, ये क्या होता है? कभी कभी, हमेशा नहीं होता। प्रत्यक्षवाद तत्व मीमांसा की अस्वीकृति होती है। ठीक है, यह क्या होता है? यह एक ऐसी स्थिति होती है, यह है जो धारण करती है कि ज्ञान का लक्ष्य कि ज्ञान का लक्ष्य केवल उन घटनाओं का वर्णन करना जो हम अनुभव करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसी स्थिति है, ये क्या है? एक ऐसी स्थिति जो क्या बताती है कि ज्ञान का लक्ष्य क्या होता है? केवल उन घटनाओं का वर्णन करता है जो हम अनुभव करते हैं। ठीक है, ये एक क्या होता है? कभी कभार प्रत्यक्षवाद तत्व मीमांसा की अस्वीकृति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? ये लिमिटेशन है 4। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रत्यक्षवाद। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है उत्तर प्रत्यक्षवाद, पोस्ट पॉजिटिविस्ट। ये क्या होता है? ये आता है प्रत्यक्षवाद के बाद में। ठीक है, इसका आगमन कब होता है? प्रत्यक्षवाद के बाद में। एक इसको मान सकते हैं हम एंटीथेसिस। ठीक है, थीसिस, प्रत्यक्षवाद तो क्या हुआ है? थीसिस हुआ, और उत्तर प्रत्यक्षवाद एंटीथेसिस हुआ। इसमें कोलिंस क्या कहते हैं? कोलिंस एक साइकोलॉजिस्ट है, वो क्या कहते हैं कि इसका जो समाजशास्त्रीय परंपराओं का चार भागों में क्या किया है इन्होंने? वर्गीकरण। ठीक है, समाजशास्त्रीय परंपराओं का इन्होंने क्या किया है? चार भागों में क्लासिफिकेशन किया है। पहला क्लासिफिकेशन क्या है? संघर्ष की परंपरा। ठीक है, संघर्ष की परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसका स्वाभाविक रूप से संघर्षपूर्ण। ठीक है, परंपरा से हम क्या सीखते हैं कि संघर्ष तो हर चीज में होता है। सेकंड क्या है? सेकंड है उपयोगितावादी तर्कवादी परंपरा। ठीक है, ये क्या होता है? इसमें मनुष्य तर्क संगत होते हैं, मनुष्य तर्क संगत होते हैं। ठीक है, उपयोगितावादी तर्कवादी परंपरा मतलब यूटिलिटेरियन जो कंसेप्ट है उसको सही ठहराया इन्होंने। थर्ड आता है
समग्र परंपरा। इसमें क्या होता है, दुर्खिम सोशियोलॉजिस्ट, दुर्खिमियान इसको बोलते हैं, दुर्खिमियान। ठीक है। लास्ट है फोर्थ, सूक्ष्म, एक मिनट, लास्ट है सूक्ष्म अंत क्रियात्मक। ठीक है? इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म संबंधित स्तर का विश्लेषण किया जाता है, अंत क्रिया या फिर सूक्ष्म छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर जो इंटर जो एक्टिविटी होती है वो किया जाता है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है, इसके बाद में क्या होता है कि जो पॉजिटिविस्ट या फिर प्रत्यक्षवाद के जो सिद्धांत होते हैं वो बदल जाते हैं। उसमें क्या होता है, बाद में क्या, जो पोस्ट पॉजिटिविस्ट दृष्टिकोण पद्धतिगत बहुलवाद का समर्थन करता है। ये किस बात का समर्थन करता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म समर्थन करता है किस चीज का, पद्धतिगत बहुलवाद का। ठीक है। कि जो मेथोडोलॉजी होती है, जो तरीके होते हैं, उनमें क्या होना चाहिए, विविधता होनी चाहिए। इस धारणा में क्या होता है कि किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली विधि का चयन शोध प्रश्न के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है। क्या इसमें क्या बोला गया है कि किसी विशेष किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली विधि विधि का चयन शोध प्रश्न के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है। किसी विशेष अध्ययन में लागू की जाने वाली जो मेथोडोलॉजी होती है, उसका जो सिलेक्शन है वो रिसर्च के क्वेश्चन के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है। मेन तो क्या है, रिसर्च का क्वेश्चन क्या है। ठीक है। कौन सी में, पोस्ट पॉजिटिविज्म में ये बात की गई है। यहाँ पे क्या वर्णित किया गया है कि अनुसंधान एक उत्तर प्रत्यक्षवाद दृष्टिकोण अपना लेता है। ऐसी स्थिति में व्याख्या शोध दो प्रकार से लागू किया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्याख्या जो शोध होता है, व्याख्या शोध दो प्रकार से होता है। ठीक है। पहला तो क्या होता है, प्रत्यक्षवादी अध्ययन। दूसरा होता है प्रत्यक्षवादी अध्ययन से पहले, पहला पहला कंप्लीट करते हैं, पहले आयोजित एंड यूजर कंप्यूटिंग।
जो यूजर कंप्यूटिंग के करेगा, यूजर कंप्यूटिंग के एक एक खोजपूर्ण अध्ययन होता है। ठीक है, दूसरा होता है कि प्रत्यक्षवाद अध्ययन के साथ समवर्ती उपयोगकर्ता खोज व्यवहार के अध्ययन। ठीक है, प्रत्यक्षवाद अध्ययन के साथ साथ समवर्ती उपयोगकर्ता खोज व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हमने व्याख्या शोध के दो आयाम देखे हैं। नेक्स्ट आता है कि हमें इसमें किस चीज का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि उत्तर प्रत्यक्षवाद का प्रत्यक्षवाद से काफी संबंध होता है। इस विधि में क्या होता है कि जो उत्तर या फिर पोस्ट प्रत्यक्षवाद होता है उसका संबंध पीछे जो प्रत्यक्षवाद है उससे होता है। ठीक है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में अधिकांश शोध दृष्टि और अभ्यास जिसे आज हम उत्तर प्रत्यक्षवाद में ज्यादा फिट मानते हैं। ठीक है, जिनको क्या करते हैं हम अब भी क्या करते हैं, जो उत्तर प्रत्यक्षवाद चल रहा है उसमें ज्यादा फिट मानते हैं। ठीक है, 21वीं सदी के शुरुआत के साथ शोध का वास्तविकता से अधिक विवेचनात्मक या सूक्ष्मात्मक वास्तविकता में स्थानांतर हो गया। कहने का मतलब है कि जो 21वीं जो सदी है उसमें जो रियलिटी है वो क्या है, वो मैक्रो टू माइक्रो हो गई है। ठीक है, स्टडी में इसमें माइक्रो में क्या होता है कि क्रिटिकल रियलिटी का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान जो वार्नर हाइजेनबर्ग है और नील्स बोर है ने किस चीज पर ध्यान केंद्रित किया है, उन्होंने कहा है कि बलपूर्वक निश्चितता से संभाव्यता बल दिया गया है। फोर्सफुल कंस्ट्रक्शन से प्रोबेबिलिटी का उन्होंने क्या किया है, सिद्धांत दिया। लेकिन अब क्या हुआ है कि वैज्ञानिक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया था कि जो ज्ञान का निर्माण करता है। वैज्ञानिक क्या करता है, एक ज्ञान का निर्माण करता है बजाय केवल प्रकृति के नियमों को ध्यान से देखने के। चाहे वैज्ञानिक जितने भी ईमानदारी से पालन करे, शोध के परिणाम न तो पूरी तरह उद्देश्यपूर्ण होते हैं और न ही निश्चित रूप से निश्चित होते हैं। ठीक है, इसलिए अब तार्किक जो प्रत्यक्षवाद है उसके कम सख्त रूप का वर्णन किया गया है। तार्किक अनुभववादी इस विचार का समर्थन करते हैं। इसका मतलब कहने का मतलब होता है कि जो विज्ञान होती है या फिर वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, ईमानदारी से अपना अन्वेषण रिसर्च करते हैं। वो पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते और इससे क्या होता है कि कम शक्ति के रूप में वो तार्किक प्रत्यक्षवाद का वर्णन करते हैं। ठीक है, इसमें हम किस तरीके से इस चीज को साबित करेंगे, 1,00,000 सफेद हंस साबित नहीं कर सकते कि सभी हंस सफेद है, लेकिन एक काला हंस इस विवाद को खारिज कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वैज्ञानिक
100% चीज़ों में से 90% अगर सही कर दे और 10% गलत है, तो उनका जो रिसर्च होता है उसको वो आंशिक रूप से खारिज कर सकता है, या फिर नेगलेक्ट या फिर निगेटिविटी में वो जा सकता है। इसमें जो गंभीर रियलिस्ट व्यक्ति होते हैं वो क्या मानते हैं कि टिप्पणियों में त्रुटि हो सकती है, मतलब कमेंट करने में क्या हो सकता है कि गलती हो सकती है, और इससे क्या होता है, सिद्धांतों को भी संशोधित किया जा सकता है, लेकिन वास्तविकता को निश्चितता के साथ नहीं जाना जाता। मतलब जो ये चीज है कि वास्तविकता तो क्या है कि हंस 100 हंस है, 100 में से अगर 5 या फिर एक काला हंस है, तो इससे ये निश्चित नहीं हो जाता है कि 100 के 100 ही हंस काले हैं, या फिर इससे ये निश्चित नहीं हो जाता है कि अ, सभी हंस सफेद है, या फिर सभी उनमें से एक अंश काला है। ठीक है, तो हाँ, इसका जो लास्ट निष्कर्ष वो क्या निकलता है कि वास्तविकता को निश्चितता के साथ नहीं जाना जा सकता। अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं, ये देखते हैं हम। अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य ये टॉपिक है। अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य, ठीक है, इसको समझते हैं हम कि जो वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में, मतलब ग्लोबलाइजेशन का जो भी जो दौर चल रहा है, उसमें उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता, हायर एजुकेशन है उसकी जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता, वो आसानी से हो जाती है, और उच्च शिक्षा संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध की महत्ता को बढ़ा दिया है। जो हायर एजुकेशन है उसमें शोध की अनिवार्यता कर दी गई है, उससे जो शोधार्थी है उनमें शोध के प्रति ज़्यादा रुचि बढ़ी है, और शोध की महत्ता इससे बढ़ी है। आज के शैक्षिक शोध का क्षेत्र विस्तृत हो गया है और इंटेंस भी हुआ है। ठीक है, इसके उद्देश्य और इसके जो डायमेंशन हम देख सकते हैं। पहला क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, किसी नई घटना से परिचित होना या किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास करना है। ठीक है, किसी नई घटना से परिचित, एक मिनट, चलो हम आज ये जो टॉपिक है प्रत्यक्षवाद और प्रत्यक्षवाद तक ही इसको सीमित रखते हैं। कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अनुसंधान के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, हम आज इस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका सहृदय से धन्यवाद। इसी के साथ आप मुझे मोटिवेट रखने के लिए, ये आपका एक दायित्व हो जाता है कि मैं मोटिवेट रहूँ। इसके लिए आप एक छोटा सा काम करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, और इससे प्रभावित होकर मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता हूँ। तो ये पूरी क्लास हुई है, आप इसका नोट्स बना सकते हो और बार बार देख के इसको समझ सकते हो, और एग्ज़ाम के लिए उपयोगी बना सकते हो इसको, ताकि आप बार बार इस वीडियो को देखना। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट में गहनता आएगी, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठेगा, और आप क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर पाए। धन्यवाद।